नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम होठ पे चोट। 9 साल पहले शहरों को झुग्गी मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई थी, लेकिन अब ये योजना भी बेअसर साबित होती जा रही है और इसकी वजह है भोपाल में झुग्गी माफियाओं को मिलने वाला अधिकारियों और नेताओं का संरक्षण। और यही कारण है कि शहर में योजना के तहत आवास भी बने और आवंटित भी किए गए, लेकिन झुग्गियां कम होने की वजह और भी ज़्यादा बढ़ती गई। इसकी वजह है जिन्हें झुग्गियां के लिए आवास दिए गए हैं उनके द्वारा या तो आवासों को बेच दिया गया है या फिर उनको किराए पर दे दिया गया है और वे झुग्गियां में ही अब रह रहे हैं। योजना में सरकार ने लक्ष्य तय किया था कि साल 2022 तक भारत के शहरी और ग्रामीण इलाके के हर एक गरीब और झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे परिवारों के पास अपना खुद का पक्का मकान होगा। सरकार का ये टारगेट था। साथ ही पूरा शहर झुग्गी मुक्त हो जाएगा, लेकिन राजधानी में आवास का लाभ लेने वाले और आवास का इंतजार कर रहे लाखों लोग आज भी झुग्गी झोंपड़ियों में रहने को मजबूर हैं या रह रहे हैं। पूरा शहर झुग्गी मुक्त होने की बजाय 5000 से ज्यादा झुग्गी बस्ती पॉश इलाकों में आज भी है। इस मसले पर नगर निगम अध्यक्ष ने भी अधिकारियों से आपत्ति दर्ज कराई कि जब आवास दिया गया तो उस झुग्गी को तोड़ा क्यों नहीं गया है। ये नाराजगी निगम अध्यक्ष ने भी की। और देखिए, एक इसमें फैक्ट ये भी है कि किराया देने पर और किराए पर देरी होने पर अधिकतर जो किराएदार है उनका सामान फेंक दिया जाता है। इन मकानों में रह रहे लोगों से 3 से 4 हजार रुपये महीने का किराया लिया जाता है। यदि किराए में देरी होती है तो लोग आकर घर से बाहर सामान फेंकने लगते हैं। और इसके अलावा इन मल्टी में लोग किराए पर ही नहीं बल्कि 1 से 2 लाख रुपए तक में आवास बेचकर चले गए हैं। मल्टी में जो आवास है वहां रहने वाले लोगों के ही नहीं बल्कि बारिश से पहले जब सर्वे हुआ था तब भी यही लोग यहां नहीं रहते थे। जो लोग किराए पर आवास चला रहे हैं वह शहर के दूसरे हिस्से या बाहर से आकर इन मल्टियों में रह रहे हैं। शहर के मुख्य मार्ग के किनारों पर ये मल्टियां बनी हुई है। शहर को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जगह जगह मल्टी बनाई गई। राजधानी के प्रमुख और महंगे इलाकों में भी सड़क के किनारे भी इसकी मल्टी बना दी गई है। इनमें पात्र हितग्राहियों का सर्वे कर झुग्गी के बदले आवास आवंटित किए गए थे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। इन आवासों में गरीब हितग्राही नहीं बल्कि संपन्न लोग रहते हैं और यही सच्चाई है झुग्गियों की। और एक सवाल यह है कि क्या कारोबार के हिसाब से इसका उपयोग किया जा रहा है। गरीबों के लिए बनाए गए पीएम आवास का उपयोग अधिक संपन्न लोग कारोबार के हिसाब से कर रहे हैं। यहाँ किराना दुकान, कबाड़ दुकान, ब्यूटी पार्लर आदि का कारोबार यहाँ पर खोल दिए गए हैं। इसके बाद भी नगर निगम, जिला प्रशासन द्वारा इनका कभी भी निरीक्षण नहीं कराया जाता है और इसी का लाभ माफिया उठा रहे हैं और शहर में जगह जगह शासकीय भूमि पर बनी झुग्गियां खत्म नहीं हो रही है। उदाहरण के तौर पर पंचशील नगर बस्ती के लोगों को मल्टी में आवास आवंटित किए गए थे। यहाँ रहने वाले लोग कार, जेसीबी, डंपर आदि का संचालन करते हैं। वहीं उनके बड़े व्यवसाय भी चल रहे हैं जो शहर में ही है। मल्टी के बाहर ही बड़ी संख्या में 4 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन खड़े रहते हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर जब प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई गई और झुग्गी मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा गया था तो शहर झुग्गी युक्त कैसे बनता रहा। इस पूरे मुद्दे पर अधिक जानकारी के लिए बात करने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका मैं परिचय करा देता हूं आपसे। इस पूरे मुद्दे पर रवि अवस्थी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। रवि शिवराज कुशवाहा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। रवि अवस्थी जी, मैं आपसे ही जान लेता हूं जिस प्रकार से सरकार ने लक्ष्य रखा था 2022 तक कि शहर को झुग्गी मुक्त किया जाएगा, लेकिन हालात यह है कि शहर झुग्गी युक्त होता जा रहा है। वजह क्या है? देखिए, दरअसल जब तक झुग्गी अगर वोट बैंक बना रहेगा तब तक इस तरह के झुग्गियां पनपती रहेंगी। शहर कभी इससे मुक्त नहीं हो सकता। आप देखिए कि आज भोपाल में कितनी बड़ी संख्या में अगर झुग्गियां है तो उसकी एक बड़ी वजह ये वो राजनीतिक प्रेशर देने वाले लोग हैं जो इन झुग्गियों में वोट बैंक तो उनका है ही, इसके साथ साथ वो तमाम तरह की गतिविधियां जो संचालित होती है उसे भी कहीं ना कहीं संरक्षित करते हैं। तो यही वजह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान पाने के बाद भी वो नई नई झुग्गियां जो है वो आए दिन पनपती हैं। तो जाहिर बात है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के तो ये संभव है नहीं, क्योंकि अगर सरकार ठान ले या राजनीतिक संरक्षण ना हो तो फिर इस तरह की झुग्गियां पनप ही नहीं सकती। लेकिन राजधानी में क्या आप देखिए, प्रदेश के कई बड़े शहरों में इस तरह के हालात हैं
और ये लगातार एक बीमारी बनती जा रही है। फिर होता यह है कि जब किसी झुग्गी को खाली कराना होता है, किसी बस्ती को खाली कराना होता है, तो उसको शहर के आसपास के इलाकों में उन्हें बसा दिया जाता है, उनका पुनर्वास हो जाता है। आप देखिए बाग मुगालिया एक इसका उदाहरण है, जहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में जब नई विधानसभा बनी थी तो वहां से जो झुग्गियां हटाई गई थी उन्हें वहां पर बसाया गया था। और ऐशबाग स्टेडियम के पास समीप से जो झुग्गियां हटाई गई थी उन्हें अशोक गार्डन क्षेत्र में उनका पुनर्वास हुआ। ऐसे तमाम इलाके हैं जो नए नए कॉलोनी के तौर पर विकसित होते रहे हैं और फिर नई सिरे से वही झुग्गियां बनती रही है। तो निश्चित तौर पर, और इसमें किसी एक दल का दोष नहीं है। देखिए मुझे मतलब जो अनुभव रहा है वो यही रहा है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों के नेता ही झुग्गी वासियों को जो है प्रश्रय देते रहे हैं और उसके चलते ही शहर में नई नई झुग्गियां पनपती रही। बिल्कुल ठीक है। और देखिए जो लोग अब इन मल्टियों में रह रहे हैं वो उनके असली मालिक नहीं है बल्कि किराएदार हैं, और किराए पर जो झुग्गी में रहने वाले लोग हैं उन्होंने ही उनको रखा है, और बाकायदा इसके 4 से 5 हज़ार रुपये भी लिए जाते हैं। अब हालात ये है कि झुग्गी मुक्त करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई थी, लेकिन उसकी हकीकत क्या है कि मल्टी में तो बना दी गई, आवंटित भी कर दी गई, लेकिन झुग्गियां नहीं तोड़ी गई। क्या ये वजह हो सकती है कि झुग्गी नहीं तोड़ा जाना ही झुग्गी को संरक्षण देने जैसा है? बिल्कुल, देखिए अभी एक पिछले दिनों एक उदाहरण सामने आया था, जब मतलब बड़ी झील के किनारे एक होटल के सामने बनी झुग्गी वासियों को जो है वो रातों रात विस्थापित कर दिया गया था। तब सवाल भी खड़े हुए थे, लेकिन सवाल ये है कि जब ये झुग्गी बस रही थी तब वो जिम्मेदार लोग कहाँ थे? क्यों ऐसी नौबत आई कि इनको अचानक जो है इनको उजाड़ना पड़ा? तो लगा समय समय पर इस तरह की स्थितियां बनती रही है, लेकिन जो जिम्मेदार है वो इससे मुंह मोड़ते रहे, अपने आप को बचाते रहे। और एक तरीके से देखा जाए तो एक ये जो झुग्गी एक तरीके का कारोबार बन चुका है, और वो कारोबार राजनीतिक संरक्षण भली भांति फल फूल रहा है। और न केवल झुग्गियां, आप तो देखिए कि शहर में जगह जगह जो रेहड़ी वाले दुकानदार हैं या अतिक्रमण है, अगर वो भी देखा जाए तो वो भी यही एक बड़ी वजह है कि राजनीतिक संरक्षण में जो है वो ये अतिक्रमण हो रहे हैं, धड़ल्ले से अतिक्रमण हो रहा है। शहर के जो प्रमुख बाजार है वो सक्रिय होते चले जा रहे हैं, भले ही वहाँ पर उपभोक्ताओं के या जो खरीदारी करने वाले लोग हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़े, यातायात बाधित हो। हर रोज जाम के हालात, कितनी बार इस शहर में कितने जाम के हालात बनते हैं, लेकिन कोई भी जो है इसको इस व्यवस्था जकड़न से मुक्त कराने की कोई मुझे तो अभी तक तो कोई इलाज नजर नहीं आता है इसका। बिल्कुल ठीक है। शिवराज कुशवाहा जी हमारे साथ पर जुड़े हैं। शिवराज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, यही कारण है कि झुग्गी नहीं तोड़ा जाना ही सबसे बड़ा संरक्षण है? क्या एक वजह ये हो सकती है क्योंकि जिस प्रकार से जब जो मल्टियाँ आवंटित कर दी गई है तो झुग्गी क्यों नहीं तोड़ी गई? क्या इसका एक बड़ा कारण है? देखिए, जो अभी सर ने कहा वो भी एक मामला है कि राजनीतिक संरक्षण है, लेकिन जब हम मूलतः देखते हैं तो शायद उनकी योजनाओं में कोई कमी होती है, या एक सिस्टमैटिक जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। हम कह रहे हैं कि यदि कोई झुग्गी तोड़ी है, और हमें ये देखना पड़ेगा कि झुग्गी का क्षेत्रफल कितना था। यदि एक परिवार में 7 लोग हैं, 5 लोग रहने वाले हैं और उनका स्पेस बहुत बड़ा था, है ना? और शासन ने बाकायदा उसे पट्टा भी दिया था उस क्षेत्रफल का, और जब वो नया आवास आवंटित कर रहे हैं तो शायद 10 बाई 10 के 2 कमरे ही हों। मतलब बल्कि मैं ये कहूँ कि शायद एक कमरा होगा और एक रूम होगा, एक हॉल, सॉरी, एक रूम होगा, एक हॉल होगा, किचन होगा। तो क्या इतने छोटे से कमरे में, मतलब 230-240 स्क्वायर फीट के क्षेत्रफल में 5 लोग एक घर में रह सकते हैं क्या? तो यदि नहीं रह सकते हैं तो शायद वो मकान भी ले लेगा और वापस कहीं और झुग्गी बना लेगा, या हो सकता है जो नहीं तोड़ी झुग्गी है वहां रहेगा। तो मुझे तो यही कहना है कि सरकार को सर्वे के दौरान ये देखना पड़ेगा कि जिस परिवार का हम घर तोड़ रहे हैं, जिसको हम मकान दे रहे हैं, उसके घर में कितने लोग हैं, किस एज के लोग हैं, और परिवार में यदि मान चलिए 18 साल, 19 साल, 21 साल से बड़ा युवक है तो शादी का वाला होगा, हो सकता है उसकी शादी करेंगे तो उतने बड़े घर में नहीं रह पाए। तो सरकार को अपने नियमों को भी देखना पड़ेगा और उनकी सुविधाओं को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने ही कहीं ना कहीं बसाया होगा उन लोगों को, कहीं ना कहीं सरकार ने इतने साल से रहने वाले लोगों को पट्टे दिए होंगे, तब तो वो मालिकाना हक की बात कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। और कहीं ना कहीं देखिए जो स्पेस उनकी झुग्गियों में था वो मल्टियों में नहीं है, यही कारण है कि वो मल्टियों में शिफ्ट नहीं हो रहे हैं या उसको किराए पर दे दिया है। और मल्टियों में जो रहने वाले लोग हैं वो भोपाल के नहीं है बल्कि अन्य जिलों के भी हैं, उनका वेरिफिकेशन होना, उनका निरीक्षण नहीं होना, ये भी तो बड़ा सवाल है सर।
बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। मैं तो कहता हूँ सरकार का एक सिस्टम ऐसा बनना चाहिए कि मुझे मतलब यदि किसी को झुग्गी तोड़कर मकान में दे रहे हैं तो उसका डेटा फिट हो, हम्म। और अगली बार जब वो कहीं और झुग्गी बना रहा है तो उसका सर्वे में वो डाटा मैच होना चाहिए। हम्म। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। हम्म। हम जब पीडीएस के कंट्रोल में आधार वेरिफिकेशन कर लेते हैं, थंब लगा लेते हैं, तो ये आवास की योजनाएं शामिल होने में क्यों नहीं करते? हमें वहां भी करना चाहिए, जिससे वो डुप्लीकेसी बचेगी। हम नहीं कर रहे, हो सकता है शायद राजनीतिक संरक्षण हो सकता है अधिकारियों का सिस्टम हो सकता है कि उस व्यक्ति का खुद का कुछ ऐसा हो घोलमोल, जिससे वो हम्म। नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। खिलावन चंद्रकर जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सवाल बस एक ही है कि राजधानी भोपाल झुग्गी से मुक्ति कब मिलेगी, क्योंकि राजधानी में ही यही हालात है, तो आम शहरों में कैसे होंगे ये आप समझ जाइए। देखिए दीपक जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सरकार ने खुद प्रयास किया था, और सरकार का तो दावा था कि हम 23 तक जो है 2023 तक पूरे भोपाल शहर को झुग्गी मुक्त कर देंगे। लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं इच्छा शक्ति की कमी है, प्रयासों की कमी है, प्रशासनिक स्तर पर, सरकार के स्तर पर। दूसरी बात यह है कि जो झुग्गीवासी हैं वो अब इन्हें एक व्यवसाय का रूप दे दिए हैं। यदि एक जगह से उनको विस्थापित बंद किया जाता है, उनको रहने के लिए तोड़ दिए जाते हैं उनकी झुग्गी, तो और उनको जो है शासकीय आवास दिए जाते हैं जो झुग्गी मुक्ति योजना के अंतर्गत बनाए गए हैं नगर निगम या राज्य सरकार के द्वारा। लेकिन उन उन आवासों में वो जाते नहीं, और नई जगह पे जहाँ झुग्गी, जहाँ नई बस्तियां विकसित हो रही है, वहां जाकर के फिर से नई झुग्गी बना के रहने लगते हैं, और बाद में उन्हें पक्का निर्माण भी कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के मेरा ये कहना है कि सिर्फ सरकारी प्रयास से ही नहीं, बल्कि हमें तो नैतिक रूप से, या जो झुग्गीवासी हैं जिनको आवास आवंटन हो गया है, अपने आवास में जाना चाहिए। आज स्थिति क्या है कि जितने भोपाल में है उनके बराबर लगभग आवास बन चुके हैं, और कई जगह निर्माणाधीन है। अभी भी कई जगह हम देख रहे हैं कि नगर निगम द्वारा या राज्य शासन के दूसरे एजेंसियों के द्वारा लगातार जो है आवास निर्मित किए जा रहे हैं, मल्टी बनाए जा रहे हैं। 14-14, 15-15 माले की मल्टी है, जहां झुग्गी वासियों को बसाया जाने की बात कही जा रही थी, और आवंटन भी किए गए हैं। कई मल्टी तो लगभग 8 साल से 10 साल से उसमें बन के उसको आवंटन कर दिया गया है, लेकिन वहां जा नहीं रहे हैं लोग। कोई ना कोई कारण ये होता है कि जिस झुग्गी का सर्वे करके, जिस झुग्गी बस्ती का सर्वे करने के बाद उनको जो है आवास आवंटित किए जाते हैं, लेकिन उन झुग्गियों को, उस बस्ती को उजाड़ा ही नहीं जाता। जब तक आप उजाड़ेंगे नहीं उन बस्तियों को, वहां कोई दूसरा निर्माण कार्य नहीं करेंगे, तो वहां पर और दूसरे जो है फैकल्टीज विकसित नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है कि वो झुग्गी छोड़ के नहीं जाते हैं, और अपना जो आवास आवंटन है उसको दूसरे उपयोग में करते रहते हैं। कई लोग किराए पे चला रहे हैं, कई लोग बेच दिए हैं, और कई लोग जो है उसमें जाना ही पसंद नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि ये बिल्कुल ठीक आपने कहा कि कई लोग, हाँ बिल्कुल खिलावन जी, ये ठीक कहा आपने कि कई लोग जाना पसंद नहीं करते। और इसका ताज़ा उदाहरण आपको बता दूं कि भोपाल के ही कई इलाके ऐसे हैं जहां मल्टियाँ बनाई गई है, आज भी वो मल्टियाँ धूल फाँक रही है, क्योंकि वहां पर जो मूलभूत सुविधा दी जानी चाहिए थी कहीं ना कहीं उसका भी अभाव रहा, और जो लोग वहाँ शिफ्ट होने वाले थे वो इन्हीं कारणों से शिफ्ट नहीं हो पाए। हाँ, निश्चित रूप से कई मल्टी ऐसे बने हैं जो वीरान हो गए, जर्जर हो गई, 8-10 साल भी जर्जर हो चुकी है। वहां रहने नहीं जा रहे हैं लोग, सुविधाओं का अभाव नहीं है, और बहुत घटिया निर्माण भी किया गया है। इन सब कारणों से जो है झुग्गीवासी अपना झुग्गी छोड़कर सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए या आवंटित किए गए भवनों में नहीं जाते। और इसका मूल कारण यही है कि वहाँ मूलभूत सुविधाओं का विकास नहीं होता, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं होती, वहाँ सड़कों की व्यवस्था नहीं होती, वहाँ पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होती। कई मल्टी तो ऐसी जगह बने हुए हैं जहाँ जल भराव की स्थिति पैदा होती है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि सरकार को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। जो एजेंसियां इस दिशा में काम कर रही हैं, उनको बहुत सर्वे के बाद, बहुत
सोच विचार के बाद निर्णय करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए, वहाँ मूलभूत सुविधाओं का विकास भी करना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। रवि अवस्थी जी, लौटकर आपके पास में आ रहा हूँ। जैसा कि संरक्षण की बात चल रही है, तो झुग्गी माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण तो है ही, लेकिन कब तक राजनीतिक संरक्षण रहेगा? देखिए, इसकी एक बड़ी समस्या माइग्रेशन है, और ये लगभग देश के हर बड़े शहर की समस्या है कि लोग आसपास के जो जिलों से लोग माइग्रेट होकर बड़े शहरों की ओर रुख करते हैं, क्योंकि उनके पास वहाँ आवास की कोई व्यवस्था नहीं होती है। इसके चलते वो झुग्गियों का एक तरीके से अस्थायी निर्माण करके और शुरुआत करते हैं, और फिर ये झुग्गियां पनपती है। और जाहिर बात है कि इसका फायदा वो माफिया उठाता है जो इनको संरक्षित करता है या इन्हें बसाता है। तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब पलायन रुकेगा तो जाहिर बात है कि लोग जो है फिर बड़े शहरों की ओर रुख नहीं करेंगे। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश में ये बीमारी शुरू हुई है 80 के दशक में, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने झुग्गी वासियों को पट्टे दिए। पट्टे दिया मतलब आप समझिए कि वो शहरों में स्थायी नागरिक हो गए, और उसके बाद जो है वो उनका उपयोग वोट बैंक के रूप में होने लगा। अगर आप भोपाल की बात करें तो आज देखिए कि भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में अधिकांश मतदाता यही झुग्गीवासी है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में एक तो पहली बात यह है कि जो पढ़ा लिखा मतदाता वर्ग है वो वोटिंग नहीं करता है। दूसरी बात, तो राजनेता स्वाभाविक तौर पर इस मतदाता वर्ग पर आश्रित हो जाते हैं जो उन्हें वोट देता है। तो ऐसे में अब ऐसी स्थिति में राजनीतिक संरक्षण कैसे खत्म होगा, क्योंकि कोई भी अपने ग्राहकों को भगाना या मिटाना नहीं चाहेगा। क्योंकि ग्राहक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि के लिए, चुनाव लड़ने वाले के लिए, तो ये जो मतदाता है वो ग्राहक की तरह है, और सब जाहिर बात है कि वो उनका पूरा संरक्षण करता है, और इसके चलते ही वो पल्लवित पुष्पित हो रहे हैं। तो जाहिर बात है कि ये जो बीमारी है, जब तक एक तो शहरी क्षेत्र के मतदाता जो मूल मतदाता है उन्हें कम से कम अपने चुनाव के दौरान वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए आगे आना चाहिए। दूसरी समस्या ये है कि जो इस तरह के माइग्रेट होकर बड़े शहरों में झुग्गियों में रह रहे हैं, सबसे पहले तो उनकी वोटिंग के जो अधिकार है उनको यहाँ से कम उस शहर के तो नहीं होना चाहिए, वो उनके मूल निवास में उनको अधिकार दिए जाए, भाई आप वहीं जाकर वोट डालिए। जाहिर बात है कि जब उनके इस तरह के प्रतिबंध लगेंगे तो फिर वो राजनीतिक संरक्षण भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब राजनेताओं को ये पता चलेगा कि ये तो वोट देने लायक है नहीं हमें, तो जाहिर बात है कि फिर वो संरक्षित नहीं करेंगे। तो क्योंकि बिना इस तरह के कड़े उपाय किए जो है इस समस्या का निजात नहीं हो सकता। हाँ, जो अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कोई रीवा जिले से माइग्रेट होकर भोपाल में आके बसा, तो उसे रीवा जिले में यानी उसके मूल गांव में या मूल जगह पर उसे मतदान का अधिकार हो, लेकिन भोपाल में कम से कम उसको मतदान का अधिकार नहीं दिया जाता। लेकिन अगर ऐसा हो है, क्योंकि व्यवस्था बनी हुई है इसलिए संरक्षण भी मिल रहा है, तो जाहिर बात है कि फिर क्यों विस्थापित होंगे। बिल्कुल ठीक है। शिवराज कुशवाहा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस प्रकार से रवि अवस्थी जी कह रहे हैं, और एक देखिए बड़ी समस्या रोजगार की भी है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में कितने रोजगार के साधन हैं और कैसे जीवन यापन होता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। क्या एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि रोजगार के अभाव में लोगों ने शहरों में पलायन किया, शहरों में आकर बस गए, यहाँ जितनी भी सरकारी जमीनें पड़ी उन पर कब्जा किया और पट्टे सरकार ने दिए? एक वजह ये हो सकती है। अगर ये हो जाए कि उनको वोटिंग करने का अधिकार सिर्फ उन्हीं के बूथ पर हो, उन्हीं के गांव में हो, उन्हीं की विधानसभा में हो, उन्हीं की लोकसभा में हो, तो क्या जो झुग्गी बस्तियां हैं इसमें कमी आएगी? देखिए, मध्य प्रदेश और आपका महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, तीनों राज्य ऐसे हैं जहाँ से, और बिहार, जहाँ से अधिक से अधिक मात्रा में लेबर आती है, और लेबर के रहने की व्यवस्था उनके ठेकेदार को करनी चाहिए। जब ठेकेदार नहीं करते तो उनको कहीं ना कहीं तो रहना है, और वहां पर भू माफिया उनकी मदद करता है, चाहे वो 15,000 के पैसे लेकर वो जमीन देना, या वो झुग्गियों में किराए से रहेंगे। तो इम्पोर्टेंट ये है कि यदि कोई ठेकेदार लेके आता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है जहां वो उसको रख सके, उससे काम करा सके। मामला ये होता है कि वो उनको व्यवस्था नहीं करता, वो बस्तियों में जाते हैं, किराए से रहते हैं, और वो धीरे धीरे वहीं उनको सुविधाएं मिलने लगती है, उनके बच्चे होते हैं तो वो पढ़ने लगते हैं, तो वो फिर वहाँ परमानेंट हो जाता है। और उसमें राजनीतिक भूमिका तो महत्वपूर्ण है ही, तो उनको आधार पर वहाँ वोटर ID बना देना, वहाँ पर उनके रहने के लिए पट्टे दे देना, ये सारी चीजें। और सर ने कहा जो बाहर से लोग आते हैं यहाँ वोटिंग करते हैं उससे भी फर्क पड़ता है, तो कुछ प्रतिशत तो ये भी है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तो आधार की सारी चीजें जुड़ गई है, तो व्यक्ति वही वोट करेगा जहां उसका आधार में पता है। मुझे नहीं लगता कि एक व्यक्ति 2 जगह वोटिंग कर पाता होगा। और रही सिस्टम
की तो सिस्टम को ही थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा कि हम कैसी जगह दे रहे हैं। शायद हमको ठेकेदारों के साथ में बात करनी पड़ेगी, उनके कामों को करना पड़ेगा, क्योंकि श्रम विभाग उनको लाइसेंस देता है ना। तो किसने कितनी व्यवस्था करके रखी है, और जितना अतिक्रमण ना हो पाए उस हिसाब से काम चले। नहीं देखिए, इसमें प्रोसेसिंग क्या होती है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर गांव से उठ कर के शहर आए तो शहर में एक तो उन्होंने झुग्गी बनाई, उसका पट्टा विधिवत हो गया, फिर उन्होंने अपना एड्रेस चेंज कराया, फिर उन्होंने अपना आधार कार्ड बनाया, फिर उन्होंने इस माध्यम से उन्होंने वोटिंग का जो वहां पर वोटर लिस्ट में नाम था वो भी शिफ्ट करवा लिया जाता है, जब तक कि उनका यहाँ पर नाम हो जाता है, जैसे आधार कार्ड का अपडेट हो गया, इसके अलावा उनका पता जो एड्रेस है पूरा अपडेट हो गया, तो उस आधार पर उनका वोटिंग चेंज यहाँ पर हो जाता है। ये प्रक्रिया होती है। तो क्या इस प्रक्रिया में रोक लगनी चाहिए? देखिए, एक व्यक्ति का दो आधार नहीं बन सकता, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, है ना। लेकिन आज मेरे ख्याल से कोई कहीं बचा नहीं ऐसा जिसका आधार ना हो, और यदि वो किसी शहर में जाके आधार बना रहा है तो वो डॉक्यूमेंट तो उसको दिखाने पड़ेंगे कि पहले कहाँ था। यदि वो चेंजेस हो रहे हैं तो उसमें भी बताना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं समझता कि झुग्गी वाले किस तरह से आगे बढ़ रहे, किस तरह का अतिक्रमण करे, सारी चीजें नहीं, लेकिन इसमें सरकार की कमियां भी कहीं हैं। और जिसे लोकल का प्रशासन, वार्ड कार्यालय, है ना, जोन कार्यालय, जिला प्रशासन, ये सब मिलकर जो कर रहे हैं उसको दूर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। खिलावन चंद्राकर जी, अंतिम टिप्पणी आपसे ही लूंगा। भोपाल राजधानी की ही अगर बात कर ली जाए तो 5000 से ज़्यादा यहाँ पर झुग्गी बस्तियां हैं, और इस बात को लेकर के निगम अध्यक्ष ने भी इस पर नाराजगी जताई। अधिकारियों से उन्होंने पूछा कि जब झुग्गी बस्ती वालों को अपने मकान आवंटित किए गए और मल्टी आवंटित की गई, वहाँ पर उनके रूम भी आवंटित किए गए, तो उनकी जो मूल झुग्गी थी उनको क्यों नहीं तोड़ा गया? तो इस पर कोई भी अधिकारी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, किसी भी शहर में झुग्गी बस्ती पनपने का मुख्य कारण राजनीतिक संरक्षण ही होता है। मैं रवि अवस्थी जी के बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। और आपने देखा होगा कि भोपाल में कई झुग्गी बस्ती ऐसे हैं जो किसी न किसी राजनेता के नाम से बने हुए हैं। कई झुग्गी बस्तियां ऐसी है जहाँ स्थान बनाने के लिए, जहाँ अपने झुग्गी बनाने के लिए किसी राजनेता से अनुमति की जरूरत पड़ती है, और कई राजनेताओं के चमचे तो सिर्फ इसीलिए घूमते रहते हैं कि हम अनुमति देंगे उनको, उनके बदले में उनसे कुछ राशि ले लेंगे। बिल्कुल ठीक कहा। इसका उदाहरण मैं आपको बता दूं, एक तो पंचशील नगर, गौतम बुद्ध नगर, अंबेडकर नगर इसके ताजे उदाहरण है, और वहां इतनी भारी तादाद में अंबेडकरवादी व्यक्ति हैं, अगर वहां पर उनको हटाने जाते हैं तो फिर वही राजनीति, वही पॉलिटिक्स, वही दलित, ये आड़े आता है कहीं ना कहीं। आप सही कह रहे हैं। निश्चित रूप से आड़े आता है। दूसरी बात एक और महत्वपूर्ण है, जो मैं एक मतलब प्रत्यक्ष उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। जो मेरे कुछ परिचित ऐसे हैं जो कभी झुग्गी में रहे भी नहीं, जिनका कभी झुग्गी से कोई वास्ता नहीं था। वो अच्छे बस्तियों में रहते हैं, अच्छे परिवार के साथ रहते हैं, एक सामान्य परिवार, लेकिन वो भी नए जो झुग्गी वासियों को विस्थापन के लिए, बसाने के लिए जो मल्टी बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, उस मल्टी में आवास प्राप्त करने में सफल हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं झोल है पूरी व्यवस्था में, जो वास्तव में वास्तविक जो हकदार हैं उनको ना देकर के ऐसे लोगों को भी दिया जा रहा है जो राजनीति से प्रेरित होकर या अन्य आर्थिक कारणों से जो है आवंटनकर्ता लोग, अधिकारी लोग उन्हें जो है उपकृत कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे जो है सरकार की जो मंशा है कि हम शहर को झुग्गी मुक्त करेंगे, उस मंशा पे कुठाराघात होता है, और कहीं न कहीं उसकी इस कार्रवाई पे ब्रेक लगती है। तो मुझे लगता है कि यदि शहर को झुग्गी बस मुक्त करना है आपको, तो सबसे पहले जो ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार के लिए पलायन होता है उसको रोकना पड़ेगा। आपको ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पड़ेंगे ताकि कोई गांव छोड़ के शहर में आके काम ना करे। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग आते हैं यहाँ, जो लोग बस जाते हैं, लंबे समय तक रहते हैं, उनको वोटिंग का पावर बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि गांव में ऑलरेडी उनके वोटिंग के पावर है, और सिर्फ रोजी रोटी की व्यवस्था के लिए यहाँ आए हुए हैं। शहर में भीड़ बढ़ाने के लिए, शहर में झुग्गी जैसे झुग्गी बस्ती जैसे जो समाज को पसंद भी नहीं है, और विकास में बाधा पैदा करने वाली चीजें हैं, शहर की सुंदरता को जो है विकृत करने वाली चीजें हैं, ऐसे इससे बचाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के यही है, यदि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो
तो कोई अपना गांव छोड़ के शहर में क्यों आएगा? इसलिए नहीं आता कि उसको रोजगार की तलाश है। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए, क्योंकि अब वक्त हो चला है। तो बता दें कि राजधानी भोपाल झुग्गी युक्त होती जा रही है। सवाल यही है कि झुग्गी मुक्त राजधानी कब होगी? क्या एक कारण ये हो सकता है कि लोग गाँव से आते हैं, पलायन करके आते हैं, बेरोजगार लोग रोजगार की तलाश में आते हैं और यहीं पर आकर बस जाते हैं। तो क्या एक ये कारण हो सकता है कि जब बेरोजगारों को रोजगार का साधन उपलब्ध करवा दिया जाएगा तो वो शहर नहीं आएंगे और इससे झुग्गी बस्तियां नहीं होगी? क्या निगम इस पर कोई बड़ी कार्रवाई करेगा? क्योंकि जिन लोगों को मल्टियाँ आवंटित की गई है, प्रधानमंत्री आवास आवंटित किए गए हैं, वो दरअसल उन आवासों में पहुंचे ही नहीं हैं, या तो वहां पर किराएदार रखे हैं या वो जो मल्टियाँ हैं, जो मकान है, वो धूल फाक रहे हैं। वजह क्या हो सकती है, ये भी कहीं ना कहीं निगम प्रशासन को और जिला प्रशासन को तलाशना पड़ेगा। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।